ये कहानी मेरे एक अंकल की है। मेरे चाचा एक दर्जी हैं और उनकी दुकान हमारे घर के सामने ही है। वैसे वो तो अब सिलाई नहीं करते हैं। ये कहानी तब की है जब वो सिलाई करते थे। उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोधराज था। वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो अंकल हमारे गांव के नहीं थे, बल्कि वो हमारे ही पास के गांव से आते थे। क्योंकि उनका गांव इतना संपन्न नहीं था और वो हमारे पास ही के ज़िले में से विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और अपने खाली वक्त पर हमारे ही गांव में दर्जी का काम करते थे। क्योंकि एक तो उनके गांव में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नौकरी की, और दूसरा इससे पढ़ाई के लिए भी थोड़े पैसे जमा कर लेते थे। उनको हमारे गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगता था और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से जाते थे। एक बार हमारे यहाँ बहुत तेज तूफान आया था और उसके साथ साथ रह रहकर बारिश भी हो रहे थे। आसमान में बिजली कड़क रहे थे। उस दिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि अंकल शाम के समय अपने घर जाते थे, पर उस दिन तूफान के चलते उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब ये सब शांत हो जाएगा तब अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफान नहीं रुका। मेरे चाचा उनसे बोले, जोधराज, आज तो यहीं रुक जा, तूफान बहुत तेज है, यहीं दुकान में सो जा, कल घर चले जाना। पर उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना भी तेज़ नहीं है तूफ़ान, और घर में मम्मी पापा ही परेशान हो रहे होंगे। तो इस पर चाचा जी बोले, ठीक है, पर अगर रुकने की ज़रूरत हो तो रुक जाना। पर जोधराज अंकल अपने घर के लिए निकल गए। उनके निकलते ही तूफ़ान और तेज हो गया और बहुत तेज रुक रुक कर बरसात होने लगी। कहीं दूर जंगल में से सियारों की आवाज़ आ रहे थे। अंकल एक जगह पर जाकर रुके। वहाँ पर 2 रास्ते थे, दोनों ही गांव को जाते थे। पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते से जल्दी गांव पहुँच जाऊंगा, ये सोचकर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। उनके पास एक टॉर्च भी थे जो मर कर ही रोशनी दे रहे थे। पर आसमान में कड़क रही बिजली के बदौलत ही रास्ता दिखाई दे रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहे थे कि आज रास्ता ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि ज़रूर गांव में जा रहा होगा, चलो सफ़र का कोई साथी तो मिला। इतना सोचकर वो उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने गौर किया कि वो आदमी एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। साथ ही में उसका सिर रास्ते के बाईं ओर जंगल के पेड़ों की तरफ था और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई थी। उसको एक अजीब आदमी कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से सामान्य इंसान से नहीं मिल रहे थे। ये सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया। वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसी कड़कती बिजली के माध्यम से ही उसे समझ पा रहे थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह आखिर है कौन। शायद गांव से तो नहीं, चलकर देखा जाए। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सकें। वो जैसे ही उसके पास गए और उसे आवाज़ दिया, वैसे ही उनकी टॉर्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा। वो एकदम दूर जा गिरे। उनका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो गांव का कोई आदमी समझ रहे थे, वो उनका भ्रम था, क्योंकि ये तो कुछ और ही था। उसकी आंखों की जगह
दो बड़े बड़े छेद, मानो जैसे किसी ने दोनों आंखों को निकाल कर बड़ा सा छेद कर दिया होगा। उसका जबड़ा अपनी जगह से अलग होकर एक तरफ लटक रहा था। उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे, पर दांत भी ऐसे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक बार में ही निकाल दे। ये कोई और नहीं, ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये वही था जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात किया करते थे। धीरे धीरे वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। हर पल बिजली कड़कती और वो उनके पास आ रहा था। अंकल की हालत खराब थी और उनकी जीभ हलक में अटक गई। वो एकदम जोर से आगे बढ़ता है और अंकल के बिल्कुल पास आकर गायब हो जाता है। अंकल थोड़ी देर तक बेसुध इधर उधर देखते रहे और कुछ देर बाद उठे और तेजी से अपने गांव की तरफ भागे। वो इतना तेज भागे कि अपने घर जाकर रुके और हाँफते हाँफते ही बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो एकदम से चीखते हुए उठे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो एक बड़का भूत था। बड़का वो भूत होते हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी ज़ोंबी की तरह चलते हैं। एक बार कोई उन्हें देख ले तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये अपने को देखने वाले शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं और उसे हड्डी सहित खा जाते हैं। ये बात जब उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत डर गया था। उसके बाद उन्होंने कभी भी उस जंगल का रास्ता नहीं चुना और वो अब गांव में नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है। उस दिन जोधराज अंकल कैसे जिंदा बच गए ये तो वो भी नहीं जानते, पर शायद भगवान की कृपा ही थी जिसकी वजह से वो सही सलामत उस जंगल से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज़्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो, कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे।
रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता। मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा मुझे डर लग रहा है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल ज़ोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए।
मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था, उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था, लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि ज़रा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपोता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का।
इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था, रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहाँ से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था।